गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग धूप बत्ती वाली इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तुम बोलिए सुबह सुबह मेरे साथ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, 288 मीडियम रेजिमेंट की जय हो, और हे सरस्वती माँ सभी को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे गणराज्य, जिसके 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय 20 क्वेश्चन, वर्धन वंश या कहें पुष्यभूति वंश 32 क्वेश्चन, अभिलेख 30 क्वेश्चन, सल्तनत काल में हरियाणा 57 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 41 क्वेश्चन और हरियाणा की भाषा टोटल 220 क्वेश्चन इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी आप बोलेंगे सर इतना कुछ एक वीडियो में क्यों? क्योंकि 40 वीडियो में पूरी हरियाणा जी की कवर करनी है और मॉर्निंग धूप बत्ती वाली ये आपकी क्लास इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी। ओके, तो पहले कवर करते हैं गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में अर्जुनायन गणराज्य किस जिले में हुआ है? दोस्तों ये हुआ है महेंद्रगढ़ में। अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा में कुणिंद गणराज्य किस जिले में हुआ है? अंबाला में। नेक्स्ट, हरियाणा में अग्र गणराज्य किस जिले में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3, हिसार में। अग्र अग्रोहा याद आ गया होगा। ओके, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में योद्ध गणराज्य किस जिले में हुआ है? दोस्तों ये गणराज्य रोहतक, भिवानी, राजस्थान वाला इलाका काफी क्षेत्र में फैला हुआ था योद्ध गणराज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, योद्ध गणराज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों योद्ध गणराज्य की राजधानी थी प्रकर्तनाक। और गणराज्यों के साक्ष्य से दोस्तों हमें अष्टाध्यायी, महाभाष्य और प्रयाग प्रस्ति काव्यों से मिले हैं। यह अष्टाध्यायी क्या है? एक काव्य है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा हुआ, अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है दोस्तों। इनसे हमें साक्ष्य मिले हैं किसके? योद्ध गणराज्य के और अन्य गणराज्यों के। क्वेश्चन नंबर 6, कुषाणों को योद्ध गणराज्य के साथ मिलकर किस गणराज्य ने हराया था? दोस्तों कुषाणों को हराया था, किसने हराया था योद्ध गणराज्य के साथ मिलकर? कुणिंदों ने। कुणिंदों ने योद्ध गणराज्य के साथ मिलकर के कुषाणों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 7, महाभाष्य किसकी रचना है? दोस्तों महाभाष्य रचना है पतंजलि की। किसकी? पतंजलि की। क्वेश्चन नंबर 8, योद्ध गणराज्य की जानकारी महाभारत के किस पर्व में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों द्रोण पर्व में। किसमें? द्रोण पर्व में। महाभारत में टोटल कितने पर्व है? 18 पर्व में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पर्व है उसमें बताया गया है राजा भरत, शकुंतला इत्यादि के बारे में, और लास्ट वाला पर्व 18वां पर्व, जिसमें ये सारे के सारे कौन? सारे योद्धा, पांडव, कौरव, कृष्ण भगवान सभी जाकर के मिलते हैं स्वर्ग में। ओके, तो इनमें से एक द्रोण पर्व है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी क्या थे? कौरवों की सेना के सेनापति थे। इसमें योद्ध गणराज्य की जानकारी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट, अग्र गणराज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा अग्रसेन ने। कहाँ की थी? अग्रोहा, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 10, कुणिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? दोस्तों कुणिंदों के सिक्के हरियाणा के करनाल से मिले हैं और बुढ़िया गांव यमुनानगर से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महाराजा अग्रसेन ने नागवंश की किस कन्या से विवाह किया था? दोस्तों महाराजा अग्रसेन ने नागवंश की माधवी नामक कन्या से विवाह किया था। एक बार वीडियो को देख लीजिए और पुस्तक आपके सामने होगी। कौन सी? हरियाणा मुस्कान, जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं? अपने नोट्स पढ़ा रहे हैं, कोई अलग नहीं। आपको पीडीएफ मांगने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पीडीएफ का झंझट ही खत्म कर दिया है। वरना बहुत सी वीडियोज़ में क्या होता है, आप पीडीएफ अलग से डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ को फिर क्या है प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, जिसे वो महंगा पड़ता है, या मोबाइल में देखते हो तो आईसाइट के लिए प्रॉब्लम है। अभी वीडियो को सुनिए और बुक में देखिए, ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा। हरियाणा मुस्कान जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है, एक बार पढ़ेंगे दोस्तों आपके A to Z डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैप्टन कोटले को हरियाणा की सीमा के निकट सहारनपुर से 1834 में किस गणराज्य के सिक्के मिले थे? दोस्तों 1834 में कैप्टन कोटले को योद्ध गणराज्य के सिक्के मिले थे। कहाँ से मिले थे? हरियाणा की सीमा के निकट सहारनपुर, जो कि यूपी का एक जिला है, वहाँ से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 13, योद्धकालीन सांचे हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? दोस्तों सांचे मिले हैं कहाँ से? योद्धकालीन खोखराकोट, रोहतक से। क्वेश्चन,
ये जो हम आपको बता रहे हैं इनमें से 4-5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। 13 कवर किए हैं, 4-5 आ चुके हैं और आगे देखिए कितने बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, योद्धे ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से खंड बनाए थे? दोस्तों, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोहतक और सिरसा 2 खंड बनाए गए थे। किसके द्वारा? योद्धियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, संगीत के 7 स्वर वाली ईंट कहाँ से मिली है? संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये मिली है दोस्तों अग्रोहा हिसार से। नेक्स्ट 16, जिन मुद्राओं पर द्वि शब्द अंकित था वह किसके विलय का प्रतीक था? दोस्तों, जिन मुद्राओं पर द्वि शब्द अंकित था वह योद्धे और अर्जुनयन गणराज्य दोनों की आपस में विलय का प्रतीक था। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों ये। नेक्स्ट, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं? दोस्तों, क्षेत्रीय अभिलेखागार 2 है, एक तो अंबाला में है, दूसरा हिसार में है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, योद्धा ने अपनी स्वतंत्रता कब खो दी थी? दोस्तों, योद्धाओं ने समुद्रगुप्त के हाथों से पराजित होने के बाद अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिसके शरीर और चेहरे पर हथियारों के जख्म बने हुए थे, घाव बने थे, जिसकी वजह से वह और भी सुंदर लगता था, ये वही समुद्रगुप्त है दोस्तों, जिसने एक समय था पूरे के पूरे जो गणराज्य थे सभी को अपने अंदर विलय कर लिया था। लेकिन इनकी बहादुरी से खुश होकर इनको वापस भी ये गणराज्य दे दिए थे। अब हमारे गणराज्य के 18 क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों। अभी करते हैं हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 20 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में पुरातत्व विभाग का राज्य स्तरीय, दोस्तों राज्य स्तरीय पूछा है यानी कि स्टेट लेवल का संग्रहालय कहाँ पर है? यह है राखीगढ़ी हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में पुरातत्व विभाग का राष्ट्र स्तरीय यानी कि नेशनल लेवल का संग्रहालय कहाँ पर है? यह है पंचकुला में दोस्तों। राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय कहाँ है? पंचकुला में। स्टेट लेवल का राखीगढ़ी हिसार में है और नेशनल लेवल का दोस्तों पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय दोस्तों बिछोला नामक जगह पर पानीपत में है, जिसकी स्थापना 1994 में की थी। नेक्स्ट, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत की स्थापना 1994 में किसने कराई थी? ये थी राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि ने। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, दोनों के दोनों 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में पांडवों से संबंधित संग्रहालय कौन सा है? पांडवों से संबंधित संग्रहालय जयंती देवी संग्रहालय जींद में है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में एकमात्र हथियारों का संग्रहालय कौन सा है? दोस्तों, एकमात्र हथियारों का जो संग्रहालय है वह है कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 7, किस संग्रहालय को गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहा जाता है? ये वही है हथियारों वाला संग्रहालय जिसे गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहा जाता है, जो कि कपाल मोचन यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों, काला अम्ब पानीपत में वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय है, जो कि 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, उसमें मराठाओं के शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय है सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में जोनल संग्रहालय कितने हैं? दोस्तों, हरियाणा में टोटल 6 जोनल संग्रहालय है। 6 के 6 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय जींद में, दूसरा है गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय सोनीपत में, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन यमुनानगर में, चौथा है दीनबंधु छोटूराम संग्रहालय रोहतक में, पांचवा है पानीपत संग्रहालय पानीपत में, और छठा है दोस्तों भीमा देवी संग्रहालय पिंजौर में। कहाँ है? भीमा देवी संग्रहालय पिंजौर में। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों, सोनीपत में है गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय। नेक्स्ट, रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है? सबको पता होगा, रेवाड़ी में है। रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है? रेवाड़ी में है। नेक्स्ट, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? यह है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा सभ्यता एवं संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। दोस्तों, हम जो कवर कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में? क्योंकि हमें रामायण महाभारत नहीं बनानी है इनकी, हमें इनका निबंध नहीं लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जाएंगे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि पूरा सार। तो हमें
पॉइंट टू पॉइंट चीज याद होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन ये, आंसर ये, क्वेश्चन ये, आंसर ये, ए टू जेड डाउट वाला काम होना ही नहीं चाहिए। ओके, और सारे डाउट यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे आपके। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, श्री कृष्ण या कहें सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों ये है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, दीनबंधु छोटूराम संग्रहालय कहाँ है? रोहतक में है दीनबंधु छोटूराम संग्रहालय। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले को संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है? जींद को कहा जाता है संग्रहालयों का मुख्यालय। नेक्स्ट, भीमा देवी संग्रहालय कहाँ है? पिंजौर, पंचकुला में। और 19 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में ताऊ संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों ताऊ देवीलाल का संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। तो सिरसा में है ताऊ संग्रहालय, जो कि ताऊ देवीलाल जी से संबंधित है। और संग्रहालयों से संबंधित अंतिम क्वेश्चन, कल्पना चावला संग्रहालय कहाँ है? करनाल में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। याद रखना कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं वर्धन वंश या कहें पुष्यभूति वंश। ओके, देखिए वर्धन वंश की जो स्थापना की थी पुष्यभूति ने की थी, और ये इनका गोत्र क्या था? वर्धन था। इसी वजह से इस वंश को पुष्यभूति वंश कहने के साथ साथ वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, वर्धन वंश या कहें पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पुष्यभूति ही थे, पुष्यभूति वर्धन थे पुष्यभूति वंश के संस्थापक या वर्धन वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभाकर वर्धन के पिता का क्या नाम था? पुष्यभूति वर्धन। या कहें पुष्यभूति वर्धन के पुत्र का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, थानेसर को शुरू में अपनी राजधानी किसने बनाया था? दोस्तों थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसको शुरू में अपनी राजधानी बनाया था पुष्यभूति वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? दोस्तों 2 पुत्र थे। कौन कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? दोस्तों पुत्री का नाम था राज्यश्री। और पुत्र कौन कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन उसके साथ सती हो गई थी? दोस्तों प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी यशोमती उसके साथ सती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यवर्धन गद्दी पर कब बैठा? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद। कब? 605 ईस्वी में। नेक्स्ट, और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों याद रखना, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। और गद्दी पर कब बैठा? 16 साल की उम्र में, 606 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, कन्नौज के किस शासक के साथ राज्यश्री का विवाह हुआ था? दोस्तों कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ राज्यश्री यानी कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह हुआ था। या कहें हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के शासक के साथ। ओके, क्या नाम था? ग्रह वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, मालवा का शासक कौन था? दोस्तों मालवा का शासक था देवगुप्त। कन्नौज किस जिले में आता है? यूपी में। मालवा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी? दोस्तों ये की थी मालवा के शासक देवगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रह वर्मा की हत्या के बाद राज्यवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दोस्तों ग्रह वर्मा की जब हत्या कर दी गई तो उसके बाद में देवगुप्त ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण करके वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्यवर्धन वहाँ पहुँच गया और उसने कन्नौज को छुड़ा लिया था। तो राज्यवर्धन ने उसकी सुरक्षा के लिए कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। पहली राजधानी क्या थी? थानेसर। दूसरी राजधानी कन्नौज, यूपी वाली। ओके, नेक्स्ट, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या की थी शशांक ने। अब ये शशांक कौन है? देखो भाई, देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, जो कि वेस्ट बंगाल गौड़ का शासक था। अभी शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया खाने का इनविटेशन देके। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, गौड़ वेस्ट बंगाल का शासक कौन था? ये शशांक ही था दोस्तों, जो कि देवगुप्त का दोस्त था और दोस्ती निभाने के चक्कर में इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, बोधि पेड़ को यानी कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। शशांक एक पंडित था, कट्टर पंडित था, इसी वजह से उसने बौद्ध धर्म से नफरत करते हुए बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। कहाँ था ये? गया में, बिहार के गया में जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को कटवा दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, शिलादित्य और परम भट्टरक की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों ये की थी हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया है। शशांक की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन का राज्य विस्तार का कार्य किस दिशा में रुक गया था? दोस्तों हर्षवर्धन ने राज्य विस्तार का कार्य चारों दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन दक्षिणी दिशा में यानी कि भारत के दक्षिणी दिशा में
इसका विस्तार कार्य रुक गया था। और किसने रोका था? क्वेश्चन नंबर 18 में बताया है। दक्षिणी दिशा में हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? दोस्तों दक्षिणी दिशा में हर्षवर्धन को हराने वाला राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इस बात के प्रमाण किस अभिलेख से मिलते हैं? दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इस बात के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें मिलते हैं ऐहोल अभिलेख। कर्नाटक के अंदर है ऐहोल अभिलेख, वहाँ से मिलते हैं। और कब हराया था? 634 ईस्वी में हराया था। लेकिन दोस्तों कई पुस्तकों में आपको ये 618 ईस्वी में मिल जाएगा। इस अभिलेख के रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि 634 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है कि भाई हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध कब हुआ था? 634 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हराया था? भाई हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा। क्या नाम है? रेवा। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? ये थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया दोस्तों। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? भाई चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था 629 ईस्वी में। देखिए चीनी यात्री यहाँ पे आते रहते थे, किस लिए आते रहते थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, ओनली एजुकेशन के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए, ताकि अपने देश में विकास किया जा सके, लोगों को ज्ञान प्रदान किया जा सके। इसलिए चीनी यात्री यहाँ पर समय समय पर आते रहते थे। इन्हीं में से था एक ह्वेनसांग जो कि 629 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? भाई हर्षवर्धन था उसमें यहाँ का राजा। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? दोस्तों ये ह्वेनसांग है, चीन यात्री ह्वेनसांग, जिसे आधुनिक भारत का शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारत का शाक्य मुनि किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। और आधुनिक भारत का? ह्वेनसांग को। क्वेश्चन नंबर 26। ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था? दोस्तों सी यू की। ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की। और एक यात्री आया था 405 एडी में जिसका नाम था फायान, उसकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? फा यू की। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचना थी? दोस्तों हर्षवर्धन ने जो रचनाएं लिखी थी उनका नाम है नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या नाम है? नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी रचना है? दोस्तों ये है बाणभट्ट की रचना। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने लिखी थी हर्षचरितम और कादम्बरी नामक रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 29। हर्षवर्धन का अंतिम आक्रमण 643 में कहाँ पर हुआ था? दोस्तों हर्षवर्धन का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो 643 ईस्वी में हुआ था, उड़ीसा के गंजाम नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के गंजाम नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 30। ह्वेनसांग कब से कब तक थानेसर में रहा? दोस्तों ह्वेनसांग 635 से 644 एडी तक यानी कि ईस्वी तक भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 31। अंतिम समय में हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपना लिया था? दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया था अंतिम समय में। क्वेश्चन नंबर 32। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की आय दान स्वरूप दी थी? ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों की आय दान स्वरूप प्रदान की थी। और एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं जिसमें 18, 20 और 32 यानी कि 70 क्वेश्चन कवर किए हैं। कितने समय में? मात्र 19 मिनट में। वेरी फास्ट। ओके, अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा से लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों लगभग 3 दर्जन या कहें 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अभिलेख है? भाई ये जो 37 अभिलेख मिले हैं ना, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह है टोपरा का अभिलेख।
जो कि पहले टोपरा नामक स्थान अंबाला में आती थी, लेकिन वर्तमान में ये यमुनानगर के अंडर आती है। ठीक है। नेक्स्ट, टोपरा से अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं दोस्तों? 7। कितने मिले हैं? 7। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टोपरा से विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। ये 4 जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, चारों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के मिले हैं 3 और अशोक के मिले हैं 7। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टोपरा से अशोक स्तंभ को निकलवाकर लाल किला दिल्ली में कौन लाया था? दोस्तों ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि टोपरा से अशोक स्तंभ को निकलवाकर दिल्ली लाया था और लाल किला में लगवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में यह स्तंभ कहाँ है? दोस्तों वर्तमान में यह स्तंभ फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित किया गया है। क्रिकेट देखे होंगे आपने, फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रिकेट चलता है। ओके, और इस फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम भी बदल गया है दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में 12 खड़ी का अभिलेख कहाँ से मिला है? दोस्तों 12 खड़ी का अभिलेख मिला है सुध जगाधरी यमुनानगर से। कहाँ से मिला है 12 खड़ी का? सुध नामक जो स्थान है जगाधरी में आता है, यमुनानगर से। जिस भी भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल नासुल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब पक्का कर ले, ताकि हर वीडियो आपके पास आराम से इजीली पहुंच जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में अधूरा अभिलेख कहाँ से मिला है? अधूरा पूछा है भाई, कपाल मोचन यमुनानगर से। नेक्स्ट, किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है? भाई अभिलेख है ये लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है, और ये लाडनू नामक स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के लाडनू से एक अभिलेख मिला है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली है, यानी कि ढिल्लिक। ओके। नेक्स्ट, किस अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है सिरसा से प्राप्त अभिलेख में। किसमें? सिरसा से प्राप्त अभिलेख में। नेक्स्ट, किस अभिलेख में राम और लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है? तो भाई राम और लक्ष्मण जी को जटायु से बात करते दिखाया गया है नचार खेड़ा जींद से प्राप्त अभिलेख में। नचार खेड़ा जींद से प्राप्त अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख मिले हाँसी से, हाँसी हिसार से। क्वेश्चन नंबर 13, महेंद्रपाल के 905 ईस्वी के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? भाई महेंद्रपाल के 905 ईस्वी के जो अभिलेख मिले हैं पेहोवा कुरुक्षेत्र से मिले हैं, और पेहवा दोस्तों घोड़ों के व्यापार का केंद्र रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, महेंद्रपाल के शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है? दोस्तों महेंद्रपाल के शिलालेखों में मंदिर के निर्माण का वर्णन मिलता है। किसका? मंदिर के निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ से एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं जो कि 8 अलग अलग जगहों से आने वाले भागवतों की जानकारी देते हैं? तो भाई ऐसी कौन सी जगह हैं जिससे 8 अभिलेख मिले हैं जो कि 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों की जानकारी देते हैं? यह है गुजरी महल हिसार से। और ध्यान दिलाना मेरे भाइयों, सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल हिसार को। सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल हिसार को। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, करनाल से प्राप्त अभिलेख में किसके निर्माण का वर्णन है? दोस्तों करनाल से एक अभिलेख मिला है जिसमें सरोवर के निर्माण का वर्णन है। ठीक है। इससे ऊपर जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो था महेंद्रपाल, 14 नंबर, महेंद्रपाल के शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन है? मंदिर का। और यह है 16 नंबर, करनाल से प्राप्त अभिलेख में किसके निर्माण का वर्णन है? सरोवर का। और 17 नंबर क्या है? तोशाम से किसकी जानकारी देने वाला अभिलेख मिला है? तालाबों की। याद रहेगा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश से प्राप्त अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन मिलता है? दोस्तों चीन, लाओस कंट्री है, लाओस देश से एक अभिलेख मिला है जिसमें हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की महिमा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, चौहानों द्वारा हरियाणा के नगरों को जीतने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों चौहानों ने हरियाणा को जीत लिया था, इसका वर्णन बिजोलिया अभिलेख राजस्थान से मिलता है।
भाई राजस्थान से बिजोलिया नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जिससे पता चलता है कि हरियाणा को जीत लिया था किसने? चौहानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस अभिलेख से पता चलता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? भाई पेहवा घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, मिहिर भोज के अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 21, हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हुमायूं का अभिलेख फतेहाबाद से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मोहनबाड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? मोहनबाड़ी अभिलेख झज्जर से मिला है। कहाँ से? झज्जर से। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनबाड़ी अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? दोस्तों विष्णु मंदिर की जानकारी मिलती है मोहनबाड़ी अभिलेख में, विष्णु मंदिर की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 24, यशस तिलक चंपू ग्रंथ से हरियाणा में किसके शासन की जानकारी मिलती है? दोस्तों यशस तिलक चंपू ग्रंथ से हरियाणा में तोमर शासन की जानकारी मिलती है। किसकी? तोमर शासन की जानकारी। और ये यशस तिलक चंपू ग्रंथ किसने लिखा था? ये लिखा था सोमदेव ने। क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है, ठीक है। पहले 25 को देख लेते हैं। पिंजौर अभिलेख की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने पिंजौर अभिलेख की खोज की थी। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता के रूप में जाना जाता है, जो कि बंगाल इंजीनियर समूह के साथ एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे। कौन थे? ब्रिटिश सेना के इंजीनियर, और इन्होंने ही पिंजौर अभिलेख की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 26, यशस तिलक चंपू ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा दोस्तों सोमदेव ने। और कब लिखा था? 959 एडी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, रामायण के श्लोक वाली मोहरे कहाँ से मिली है? दोस्तों रामायण के श्लोक वाली मोहरे नचार खेड़ा जींद से प्राप्त हुई है, और नचार खेड़ा जींद से एक अभिलेख भी मिला है जिसमें श्री राम और लक्ष्मण जी को जटायु से बातें करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? भाई गुप्तकालीन सूर्य देवता की जो मूर्ति मिली है अग्रोहा हिसार से मिली है। क्वेश्चन नंबर 29, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से। कहाँ? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। शेष शैया यानी कि शेष नाग जब खड़ा हो जाता है अपने फन को ऊपर करके, और उसके जो पूंछ होती है उसको गोल गोल कर लेता है, उसके ऊपर लेटा हुए कौन है? विष्णु भगवान। ऐसी मूर्ति, और विष्णु भगवान के सिर के ऊपर छाया किसने कर रखी है? शेषनाग के फन ने। तो भाई ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से। क्वेश्चन नंबर 30, भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? भाई अगर अकेला पूछे भगवान विष्णु की मूर्ति तो ये झज्जर से मिली है, मोहनबाड़ी से। अगर बोले शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति तो फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। और क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा हिसार से। दोस्तों 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं अभी तक। ओके, वेरी फास्ट चल रहा है सब कुछ। अभी चलते हैं सल्तनत काल में हरियाणा। ठीक है, हमारी क्लास का मोटो ही क्या है? हमारी क्लास का मेन मोटो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाए। और ये जो डेली धूप बत्ती वाली, यानी कि सुबह सुबह भगवान का नाम लेके धूप बत्ती वाली जो क्लास है ना दोस्तों, 40 क्लास में पूरी हरियाणा जी के समाप्त करने का हमारा टारगेट है। हमारा है, आपका भी और हमारा भी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 1, सल्तनत काल में हरियाणा का पहला शासक कौन था? दोस्तों सल्तनत काल में हरियाणा का कहें या पूरे भारत का शासक कहें, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य का शासक था, और ये गौर साम्राज्य जो है ना गजनी राज्य के अधीन आता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा में गुलाम वंश की नींव कब डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा में गुलाम वंश की नींव मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में डाली। भाई जब मोहम्मद गोरी वापस चला गया था यहाँ के इलाके को जीत के, और यहाँ पे अपने गुलामों को छोड़कर चला गया था, तो मोहम्मद गोरी की वहाँ पे क्या है, मृत्यु हो गई। कहाँ? गौर साम्राज्य गजनी में। तो वहाँ मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई कुतुबुद्दीन ऐबक आप शासन करो। कहाँ? दिल्ली पर। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिया में शासन करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोला भाई मैं तो गुलाम हूँ, मैं कैसे शासन कर सकता हूँ। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, गद्दी पर नहीं बैठा और उसने शासन चलाया था।
फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के लड़के ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर साम्राज्य में बुलाया, उसे एक घोषणा पत्र दिया कि आपको गुलामी से मुक्त किया जाता है, आप शासन कीजिए। उसके बाद ही उसने शासन किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? 1206 में। क्वेश्चन नंबर 5, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है ना, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या बनवाया था उसने? भाई उसका बेसमेंट बनवाया था, बेस आधार और एक मंजिल, बस। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी बेचारे की, ठीक है, 1210 में। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? भाई कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है ना, इसको इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाई थी, ठीक है। एक मंजिल किसने बनवाई? क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 3 किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। अब ये इल्तुतमिश कौन था? ये भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसका दामाद भी था। और क्या लिखा हुआ है? फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। भाई यानी कि कई लोगों का हाथ रहा है कुतुब मीनार को बनवाने में। किस किस का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाई, इल्तुतमिश ने 3 बनवाई और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल ऊपर वाली बनवाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? भाई ये इल्तुतमिश ही था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कब हुई थी? 1210 में। 10, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई? भाई चौगान खेलते समय हुई थी। अब ये चौगान क्या होता है? देखिए, चौगान होता है हॉर्स पोलो, घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी खेलना, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चौगान खेलते समय हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो था आराम शाह। लेकिन ये क्या है, एक निकम्मा टाइप का, यानी कि अच्छा शासक नहीं था, उसके बस की नहीं था शासन करना। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आराम शाह के जीजा कौन, इल्तुतमिश ने उसको मार दिया और गद्दी से हटा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कितने समय तक रहा? 8 महीने तक आराम किया था भाई उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह का जीजा कौन, इल्तुतमिश बैठ गया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश कब तक दिल्ली की गद्दी पर रहा? भाई वो रहा था 1210 से 1236 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 15, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? भाई इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बहराम शाह। कौन बैठा? बहराम शाह। और बहराम शाह भी क्या है, एक योग्य शासक नहीं था। इसी वजह से इल्तुतमिश की जो वाइफ है शाह तुर्कान, वो शासन करती थी। लेकिन ये बात क्या है, जो तुर्क थे उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने बहराम शाह को हटा दिया और रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, रजिया बेगम की हत्या कहाँ और कब हुई? दोस्तों रजिया बेगम की जो हत्या है ना, वो कैथल में 1240 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? भाई जहाँ पे उसकी हत्या हुई वहाँ पे उसका मकबरा है, यानी कि कैथल में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शासक टोपी सील कर गुजारा करता था? दोस्तों ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद टोपी सील कर गुजारा करता था। अब ये नासिरुद्दीन मोहम्मद कौन था, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। पहले देख लेते हैं बलबन किसका सेनापति था? दोस्तों बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद का ही सेनापति था, ठीक है। किसका? नासिरुद्दीन मोहम्मद का। और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने 1246 से 1265 तक शासन किया था। नोट, नासिरुद्दीन मोहम्मद के पिता का नाम भी नासिरुद्दीन मोहम्मद था और उसके दादा का नाम इल्तुतमिश था। नासिरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था जो कि 1229 में मर गया था। कहना क्या चाह रहा है दोस्तों? ये कहना चाह रहा है कि इल्तुतमिश था ना, उसका एक लड़का था नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन 1229 में नासिरुद्दीन मोहम्मद मर गया, ठीक है। इसी वजह से बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद का भाई था। अभी नासिरुद्दीन मोहम्मद तो मर गया 1229 में, लेकिन उसकी वाइफ को एक लड़का हुआ था, उसका नाम भी इन्होंने वही रख लिया जो उसके पिता का नाम था, क्या? नासिरुद्दीन मोहम्मद। और ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है दोस्तों, ये इसके जो सेनापति था जिसका नाम था बलबन। दोस्तों बलबन ने इस नासिरुद्दीन मोहम्मद से अपनी लड़की की शादी कर दी और नासिरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठा दिया।
इसी नासिरुद्दीन मोहम्मद ने 1246 से 1265 तक शासन किया था और इसकी मृत्यु के बाद में बलबन खुद गद्दी पर बैठ गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, बलबन किसका गुलाम था? नासिरुद्दीन मोहम्मद का। क्वेश्चन नंबर 21, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों बलबन ने। कौन सी? लौह एवं रक्त की नीति। दोस्तों इसके अलावा जर्मनी के बिस्मार्क ने 1862 में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? एक तो बलबन और दूसरा जर्मनी का बिस्मार्क, जिसने 1862 में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, खून खराबा यानी कि मारकाट। नेक्स्ट, बलबन ने किस नीति या संस्था को ख़त्म कर दिया था? दोस्तों बलबन जो कि खुद तुर्कान ए चिहलगानी यानी कि गुलाम था, उस दल चालीसा का 40 लोगों के एक ग्रुप का एक सदस्य था, उसने इसी ग्रुप को ख़त्म किया। कौन से ग्रुप को? तुर्कान ए चिहलगानी या कहे दल चालीसा को ख़त्म किया था बलबन ने। नेक्स्ट, बलबन ने मेवात पर पहला आक्रमण कब किया? दोस्तों मेवात पर पहला आक्रमण था उसका 1260 में, लेकिन बलबन ने कब मेवातियों को चारों तरफ से घेर कर हराया था? 1265 में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बलबन ने मेवात के जंगलों में आग कब लगवाई? 1265 में ही मेवात के जंगलों में आग लगवाई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 में, नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, बलबन ने मेवात में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? दोस्तों गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया था मेवात में, जो कि वर्तमान में गुरुग्राम में आता है। ये गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ आता है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 28, राजा बनने से पहले बलबन कहाँ का इक्तेदार था? ये पूछ रहा है जब बलबन राजा बना उससे पहले वो कहाँ का इक्तेदार था? दोस्तों वो हाँसी का। हाँसी कहाँ है? हिसार में, तो हाँसी का इक्तेदार था। क्वेश्चन नंबर 29, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? ये बलबन था दोस्तों जिसने सजदा और पैबोस की प्रथा स्टार्ट की थी। सजदा यानी कि झुककर सलाम करना, और पैबोस राजा जब चलता था तो झुककर जब सलाम किया है वहाँ पे राजा के पैरों को चूमना। ओके, नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर्स 1290 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? 13 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब ये मत बोलना आपकी हरियाणा जीके में हिस्ट्री कहाँ से डाल दिया। दोस्तों ये हिस्ट्री हरियाणा से संबंधित है, वही हम पढ़ रहे हैं। गहराई से अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको हिस्ट्री टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ओके, हरियाणा से संबंधित जो चीज़ महत्वपूर्ण है वही आपको बताई जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, जलालुद्दीन खिलजी किस रियासत का इख्तिदार था? कैथल का था, है ना हरियाणा का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना कब व किसने की थी? 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 5 सितंबर 1320 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? दोस्तों फतेहाबाद बसाया था इसने 1351-52 में। और क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? हिसार 1354 में। दोनों नगर बसाए थे इसने, बहुत सारे नगर बसाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बेटों का क्या नाम था? दोस्तों इसके बेटों का नाम था फतेह खां और मोहम्मद शाह। इसी फतेह खां के नाम पर ही उसने फतेहाबाद को बसाया था 1351-52 में। लेकिन अगर एग्जैक्ट इसका आंसर पूछ लिया जाए तो 1352 आप टिक करेंगे। ऑप्शन में अगर 1350, 1351, 1352, 1353 लिखा हो दोस्तों तो 1352 को टिक करके आ जाना, 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फिरोज शाह तुगलक। ओके, 38, हिसार का पुराना नाम क्या था? दोस्तों हिसार का पुराना नाम था इशुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हिसार ए फिरोजा का क्या अर्थ है? भाई हिसार ए फिरोजा का अर्थ है फिरोज का किला। हिसार का मतलब होता है किला, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में कितने गेट बनवाए थे? दोस्तों इसने 4 गेट बनाए थे, तलाकी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और नागौरी गेट। और दोस्तों ये शेख जुनैद की जो मज़ार है इसी नागौरी गेट में है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में शेख जुनैद की मज़ार कहाँ है? नागौरी गेट में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, लाठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लाठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 के बीच में, जिसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। किसका? लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। 1351 से 1388 के बीच में इनका निर्माण हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 42, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? गुजरी महल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और ये वही गुजरी महल दोस्तों जिसे सल्तनत काल का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हरनी खेड़ा किसने बसाया था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था हरनी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 44, हरनी खेड़ा किसका दूसरा नाम है? फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद का दूसरा नाम है दोस्तों हरनी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, हिसार के नागौरी गेट में किसकी मजार है? शेख जुनैद की मजार है। आ गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। कब था? 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1398 में। तैमूरलंग ने आक्रमण कब किया? 1398 में। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में तैमूर ने मुख्य तौर पर कहाँ पर आक्रमण किया? उसने दोस्तों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, एक लंबे इलाके में आक्रमण किया था, लेकिन ये मेन इलाके हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कत्लेआम, क्वेश्चन नंबर 49, तैमूरलंग ने हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर कत्लेआम मचाया? फतेहाबाद में, ठीक है दोस्तों, फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 50, किसके आक्रमण के बाद हरियाणा में छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी? भाई 1398 में जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, उसके बाद हरियाणा में जो छोटी छोटी रियासतें थी वो स्वतंत्र हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आया? ये आया दोस्तों सैद वंश का। 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये खिज्र खां कौन था? ये था दोस्तों तैमूरलंग का सेनापति। क्वेश्चन नंबर 52, खिज्र खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। यह मकबरा 1522 से 24 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने बनवाया था दोस्तों। किसने? इब्राहिम लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 53, सैद वंश के बाद किस वंश का शासन आया? लोदी वंश का। कब आया? 1451 में। किसने स्थापना की लोदी वंश की? बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 54, बहलोल लोदी के पुत्र का क्या नाम था? निजाम खां था दोस्तों उसका नाम। क्या नाम था? निजाम खां। लेकिन उसने सिकंदर लोदी यानी कि सिकंदर की उपाधि धारण की गई थी, इसी वजह से उसे सिकंदर लोदी नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, सिकंदर लोदी के पुत्र का क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसे हराकर दिल्ली पर सल्तनत काल को खत्म करके मुगल वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके सल्तनत काल को खत्म कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, तो सल्तनत काल कब समाप्त हुआ? 1526 में। कब शुरू हुआ था? 1206 में। मुगल वंश की स्टार्टिंग कब हुई? 1526 से। क्वेश्चन नंबर 57, चार कुतुब या कहें चार संतों की समाधि कहाँ है? दोस्तों ये चार संतों की समाधि कहाँ है? हांसी हिसार में है। ओके, नेक्स्ट अभी स्टार्ट होता है हमारा हड़प्पा सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए भाई बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, पढ़ने से कभी कोई बोर नहीं हुआ। एग्जाम सर पे है और उन्हीं एग्जाम को देखते हुए अगर हम 3-3, 4-4 टॉपिक कवर करेंगे ना तो सब कवर हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर इतना फास्ट करने की क्या जरूरत, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। नहीं, ये जो मॉर्निंग की क्लास है ना 1 घंटे की, इसमें पूरी हर दिन की हरियाणा जी के पढ़ लो। उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ना है वो पढ़ते रहो। लेकिन सुबह जो मॉर्निंग की क्लास है, कौन सी? धूप बत्ती वाली क्लास, उसमें आप हरियाणा जी के पढ़ लो। दिन भर हरियाणा जी के कवर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक बार वीडियो देख लिया, साथ में हरियाणा मुस्कान जो बुक है उसके अंदर से उसको रीड आउट कर लिया, बस वही है। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? जो मैं वही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों जो आपके पास मेरी बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने देखा होगा यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं वो उनकी बुक्स में नहीं होता सेम, पढ़ाते कुछ हैं, बुक्स में कुछ होता है। इसी वजह से पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ मंगाओ, उसका अलग से पैसा दो, उसके बाद उसके छोटे छोटे अक्षरों को फिर मोबाइल में पढ़ो। नो। ओके, देखते हैं फिर हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली व्यवस्थित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। इसे व्यवस्थित क्यों बोला गया है? क्योंकि बिल्कुल जो भी भाई बनाया गया था, जो भी मैनेजमेंट था वो पूरी व्यवस्था के अनुसार था। ये नहीं था कि ऐसे अड़ंग बड़ंग बना दिया। नो,
पूरा नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। नालियाँ कैसे निकाली जाएगी, घर कैसे बनाए जाएंगे, छोटी नालियाँ कहाँ जाके मिलेगी, बहुत कुछ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 3, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, इसी वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी, कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। लोहा से। भाई लोहा से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस पशु का नहीं पता था। घोड़ा। किसका, घोड़ा का पता नहीं था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वहां आंसर हमारा घोड़ा हो जाता है। लेकिन हड़प्पा के जो साक्ष्य मिले हैं, एक जगह है सुत कोदड़ा, वहां से जो साक्ष्य मिले हैं वहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुत कोदड़ा, वहां से घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस पशु का ज्ञान नहीं था, घोड़े का। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई कब की गई। भाई 1921 में। 7, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई कब की गई। 1922 में। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी। दोस्तों ये कराई थी दयाराम साहनी ने, यानी कि DR साहनी ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी। राखलदास बनर्जी ने, यानी कि RD बनर्जी ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, मित्ताथल स्थल किस जिले में है। भिवानी में है। कहाँ है, भिवानी में। रिपीटेड क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये। क्वेश्चन नंबर 11, 1967-68 में मित्ताथल की खुदाई का श्रेय किसको जाता है। सूरजभान को, डॉक्टर सूरजभान को। यहाँ पे 2 कवर किए हमने क्वेश्चन। पहला, मित्ताथल की खुदाई किसने करवाई, डॉक्टर सूरजभान ने। कब करवाई, 1967-68 में। क्वेश्चन नंबर 12, मित्ताथल नगर किस तरीके से बसाया गया नगर था। दोस्तों चौपड़ की तरह। चौपड़ गेम देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी गोटियां होती है, ठीक है, उनसे खेलते। चौपड़ की बिसात पर बसाया गया था मित्ताथल नगर भी। नेक्स्ट, सीसवाल सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है। ये भी सूरजभान ने करवाई थी 1967 में। और दोस्तों सीसवाल किस जिले में है, हिसार में है। सीसवाल किस में है, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन घर, मटके और मणके भिवानी के किस स्थान से मिले हैं। दोस्तों ये मिले हैं डिडवाना नामक स्थान से। कहाँ से, डिडवाना। नेक्स्ट, बनावली नामक स्थान कहाँ पर है। तो बनावली नामक स्थान दोस्तों फतेहाबाद में है। पूछा गया प्रश्न है ये। बनावली नामक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों ये बसा हुआ था सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 18, 1973-74 में बनावली की खोज का श्रेय किसे जाता है। 1973-74 में बनावली की जो खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी मोहर कहाँ से मिली है जिसका धड़ शेर की तरह है और उसका जो सिर है ना उसके ऊपर सींग लगे हुए हैं। सींग जैसे बैल के होते हैं ना, सींग ऐसे। तो वो जो मोहर मिली है कहाँ से मिली है, बनावली से मिली है दोस्तों। और इसको पशुपतिनाथ की फोटो माना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, बनावली से प्राप्त मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी। दोस्तों बनावली से जो मोहरें मिली हैं वो मिट्टी की और सेल खड़ी की बनी हुई मिलती थी। अब ये सेल खड़ी क्या होती है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है ना, इसी तरह का मटेरियल होता है सेल खड़ी। मुल्तानी मिट्टी जानते होंगे ना आप, जिसे बाल वगैरह धोते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है। राखीगढ़ी को। किसको, राखीगढ़ी को माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, राखीगढ़ी किस जिले में आता है। राखीगढ़ी हिसार में आता है। बनावली किस में आता है, फतेहाबाद में आता है। सीसवाल किस में आता है, हिसार में आता है। राखीगढ़ी किस में आता है, हिसार में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ये दोस्तों दृश्यद्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। और सरस्वती नदी को ही कई जगह दृश्यद्वती बोला गया है और दृश्यद्वती नदी को कई जगह चोटांग या चेटांग नदी भी बोला गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अधजले जो के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो भाई बनावली से मिले हैं अधजले जो के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 25, ईंटों के अन्न भंडार, चावल और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी से।
भाई ईंटों के अन्न भंडार चावल और गेहूं के साग से राखीगढ़ी हिसार से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राखीगढ़ी की खुदाई का काम किसने कराया था? भाई ये कराया था अमरेंद्र नाथ दत्त ने 1997 से 99 के बीच। ठीक है, और राखीगढ़ी की जो खोज हुई थी 1963 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, युगल प्रेमी या कहे दंपत्ति की हड्डियां कहाँ से मिली है? ये राखीगढ़ी से मिली है युगल प्रेमी की हड्डियां। बालू नामक स्थान कहाँ पर है? कैथल में है, पूछा गया क्वेश्चन है। बालू नामक स्थान कहाँ पर है? कैथल में है। बालू स्थान की खुदाई कब हुई थी? 1977 में हुई थी। भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे भाइयों बहनों लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बनता ही है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नासुना नॉलेज चैनल आपके सामने है, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स आपके सामने आते रहें। क्वेश्चन नंबर 30, कुणाल नामक स्थान कहाँ पर है? दोस्तों कुणाल भी फतेहाबाद में है, बनावली भी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट, कुणाल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, 1986 में कुणाल की खोज किसने की थी? भाई 1986 में कुणाल की जो खोज का श्रेय जाता है JS खत्री और M आचार्य को जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भीरडाना नामक स्थान कहाँ पर है? दोस्तों भीरडाना फतेहाबाद में है, और एक इससे ऊपर क्वेश्चन आया था डिडवाना, वो भिवाड़ी में है। देख लीजिए, दिखा देता मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, भिवाड़ी में डिडवाना नामक स्थान है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये है क्वेश्चन नंबर 33, भीरडाना, ये कहाँ है? फतेहाबाद में। तो डिडवाना और भीरडाना में कंफ्यूज नहीं होना भाई। नेक्स्ट, भगवानपुर नामक स्थान किस जिले में है? तो भाई कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर नामक स्थान। 35, 1975-76 में भगवानपुर की खोज का श्रेय किसे जाता है? GP जोशी को। GP जोशी को। इस जोशी से मेरे को कुछ याद आ गया। भारत में पाया गया सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? भारत में पाए गए सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, जोशी। ओके, इससे पहले कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर नहीं पता चलता है तो डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 8727090308 पर कि इस वायरस का क्या नाम था, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, दौलतपुर नामक स्थान किस जिले में है? यह है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, गिरावड़ नामक स्थान किस जिले में है? दोस्तों यह है रोहतक में। गिरावड़ कहाँ है? रोहतक में। गिरावड़ और फरमाना दोनों रोहतक में ही हैं। 38 नंबर, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। देखिए वैसे तो मिट्टी की मोहरें है ना हरियाणा में बहुत से स्थानों से मिली है, लेकिन मेन अगर क्वेश्चन आ जाए मिट्टी की मोहरें तो ये दौलतपुर कुरुक्षेत्र वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, गिरावड़ की खोज किस विश्वविद्यालय के छात्र विवेक दांगी द्वारा 2006 में कराई गई? विश्वविद्यालय का नाम पूछा है भाई। ये विवेक दांगी 2006 में अगर खुदाई कर रहा है गिरावड़ की तो ये किस विश्वविद्यालय का छात्र था? MDU का। नेक्स्ट, फरमाना स्थान जिसकी खुदाई विवेक दांगी द्वारा 2007 से 9 के बीच में कराई गई कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 39 और 40, ये गिरावड़ और फरमाना दोनों के दोनों रोहतक में है। दोनों की खुदाई किसने करवाई? विवेक दांगी ने करवाई थी। गिरावड़ की 2006 में करवाई और फरमाना की 2007 से 9 के बीच में करवाई। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? दोस्तों इसके पतन का कारण जो है ना बाढ़ को माना गया है, भूकंप को माना गया है, या आर्यों के आगमन को माना गया है। ठीक है, कई कारण माने गए हैं भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। ओके, अभी करते हैं हरियाणा की भाषा। आज का जो टॉपिक है उनमें सबसे लास्ट का टॉपिक है हरियाणा की भाषा। इसके महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। भाई हरियाणा की राजभाषा क्या है? हिंदी। हरियाणा की दूसरी राजभाषा क्या है? पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, तमिल भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया था? दोस्तों ये दिया था चौधरी बंसीलाल ने 1969 में तमिल भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। ओके, 1999 से 2005 के दौरान ओम प्रकाश चौटाला शासनकाल में तमिल भाषा के इस दर्जे को हटा दिया गया। समझ गए भाई? कब हटाया? 1999 से 2005 के जो शासनकाल रहा किसका? ओम प्रकाश चौटाला का। इसमें तमिल भाषा के दर्जे को हटा दिया।
लागू कब किया था? 1969 में चौधरी बंसीलाल ने किया था। हटाया किसने? ओम प्रकाश चौटाला ने। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? भाई ये किया गया 29 जनवरी 2010 को। सरकार किसकी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। ओके, कांग्रेस की सरकार। तो भाई पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया 29 जनवरी 2010 को। और पहली भाषा कौन सी है हरियाणा की? हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणवी भाषा में कुल स्वरों की कितनी संख्या है? दोस्तों हरियाणवी भाषा में कुल स्वर जो है ना वो 10 है। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? यह है दोस्तों 32। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम गद्य कौन सा है? भाई हरियाणा का प्रथम गद्य जो है ना दोस्तों वो है अकायदे अजीम। क्वेश्चन नंबर 8, अकायदे अजीम के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। अकायदे अजीम के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? तो भाई हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद रमजान को कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणवी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ दोस्तों वी प्रत्यय है। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है। क्या? कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग तब होता है जब ये टूटने के बाद जब दो शब्द बनेंगे दोनों का अलग अलग मीनिंग निकले। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेवाती भाषा की दो उपबोलियां कौन सी है? तो भाई कठेरी और राठी, ये दोनों मेवाती भाषा की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा किसकी भाषा है? तो भाई ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। हरियाणवी भाषा किसकी? पश्चिमी हिंदी की भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हरियाणवी भाषा का विकास दोस्तों शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट, शोर सैनी अपभ्रंश में मुख्यतः कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ है? भाई शोर सैनी अपभ्रंश से बांगरू, कोरवी और ब्रिज जैसी भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मानक हिंदी के विकास में किस बोली का प्रमुख योगदान है? तो भाई मानक हिंदी के विकास में कोरवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 16, कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है? भाई कोरवी भाषा का अन्य नाम है अंबालवी। क्या है? अंबालवी। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की देसी बोली क्या है? दोस्तों हरियाणा की जो देसी बोली है वो है बांगरू। 18, हरियाणा की कितनी बोलियां हैं? दोस्तों 6 बोलियां हैं। कौन कौन सी? बांगरू, कोरवी, मेवाती, आहिर, बागड़ी और ब्रज। तो भाई हरियाणा की कितनी बोलियां हैं? 6। बांगरू, कोरवी, मेवाती, अहीर, बागड़ी और ब्रज। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणवी भाषा में गीतांजलि किसने लिखी? भाई हरियाणवी भाषा में जो गीतांजलि है ना वो प्रोफेसर हरि सिंह जी ने लिखी है। किसने? प्रोफेसर हरि सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा में रामायण किसने लिखी? भाई हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी है पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री जी, पटौदी गुरुग्राम के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 21, थानेश्वरी रामायण या कहें हरियाणवी रामायण का रचयिता कौन है? खुदाबख्श अहमद खान। कौन है? खुदाबख्श अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी है? संत नित्यानंद ने। किसने लिखी है? संत नित्यानंद ने लिखी है हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने 220 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि टॉपिक आपके सामने गणराज्य, हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय, वर्धन वंश, अभिलेख, सल्तनत काल में हरियाणा, हड़प्पा सभ्यता और हरियाणा की भाषा से लिए गए थे। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जो बुक है हमारी हरियाणा मुस्कान बुक, इसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं और हरियाणा के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसी भी 3-4 किताबों को इकट्ठा करो तो उसमें भी ऐसे टॉपिक नहीं मिलेंगे जो इस बुक में तकरीबन 25 टॉपिक डाले गए हैं कि 4 किताबों को इकट्ठा करो तो भी ना मिले उनमें, इसमें वो टॉपिक हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होने की वजह से इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मंगा भी सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे तबीयत खुश हो जाएगी, गारंटी मेरी है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।